नमस्कार, स्वागत आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। ये तो हम सबको मालूम ही है कि ईरान पर सैंक्शंस हो गए, यूएन की तरफ से ये कल हो चुका है। अब ईरान जो है इस कोशिश में है कि ये सैंक्शंस हट जाएं। क्यों हट जाएं? क्योंकि ईरान की अर्थव्यवस्था पर इससे बहुत विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति जो हैं उनकी तरफ से एक बयान निकलकर सामने आया है अमेरिका को लेकर के। तो इस बयान को समझेंगे और जो सैंक्शंस लगे हैं उसके मुताबिक आप हथियार की खरीद बिक्री नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक खबर इसी से जुड़ी आ रही है कि रूसी विमान, एक बड़ा सा विमान जिसको कार्गो कहा जाता है, और उसमें हथियार रखे हुए थे और वो लैंड किया है ईरान में। क्या खबर है दोनों, इसको समझेंगे। लेकिन सबसे पहले मसूद पेज़ेश्कियान के उस बयान को समझते हैं जो वो कह रहे हैं अमेरिका के लिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी जी मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अंकुर जी, ये बयान जो आया है पेज़ेश्कियान का, ये कल सैंक्शन लग गए और कोशिश खूब कर रहे थे कि सैंक्शंस ना लगे, टल जाए, मामला खिसक जाए। हुआ नहीं, सैंक्शंस लग गए। अब बयान उनका आ रहा है अमेरिका को लेकर। बिल्कुल पुनीत, आपने सही जानकारी दी। 27 सितंबर से लागू हो गए हैं और जर्मनी, यूके और फ्रांस ने इन सैंक्शंस को मतलब लागू करवाया एक तरह से आगे बढ़ चढ़ के। रूस और चीन का जो रवैया था वो अलग था। वो ये चाहते थे कि इसको डिले किया जाए, लेकिन कुल मिलाकर ये स्नैपबैक जो सैंक्शंस हैं दोबारा लग चुके हैं। इसमें अब ये जो एम्बार्गो है ईरान पर, अब ये लंबा चलेगा। लंबा इन द सेंस कि जैसे ईरान ये चाहता था कि मुझे यूरेनियम इनरिचमेंट्स के माफ़ी मिल जाए, यानी कि जो वो ये दावा करता था कि मैं पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा हूँ उसके लिए मिल जाए, वो ऐसा कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर ईरान पर जो शिकंजा है एक तरह से कस दिया गया है। अब इसमें ईरान के पास विकल्प क्या है, ये एक सोचने वाली बात होगी, क्योंकि जो आपने खबर बताई वो इसी से रिलेटेड है कि क्या ईरान के पास अब यही रास्ता बचता है कि वो चोरी चोरी चुपके चुपके अपना एनरिचमेंट प्रोग्राम जारी रखे, साथ ही वो टेक्नोलॉजी भी हासिल करे कुछ कंट्रीज से, जिसमें रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया का नाम है, वहाँ से कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आ जाए कि वो अपना परमाणु बम बना ले। तो सैंक्शंस तो लग गए हैं, इसमें अब कोई शक शुबा नहीं है, बट मुझे लगता है कि ये अब ईरान को दूसरी तरफ धकेल सकते हैं। अच्छा, लेकिन आर्थिक रूप से कल रियाल की वैल्यू और गिर गई। जब जैसे ये खबर आई, रियाल की वैल्यू और गिर गई। आर्थिक रूप से कमर टूटने वाला इसे बताया जा रहा है, और ये है भी इसलिए कि आर्थिक रूप से अगर गरीबी सबसे ज़्यादा, युद्ध से ज़्यादा गरीबी मार देती किसी भी देश को, या उसकी अर्थव्यवस्था अगर टूट जाए तो मार देती है। तो ईरान क्या ऐसे होने देना चाह रहा है कि हाँ, हम अगर सैंक्शन लगे तब भी हम झेल जाएंगे और चीज़ों को कर लेंगे, या फिर दे आर सीकिंग फॉर टॉक्स? नहीं, अभी जैसे जो लग रहा है कि उससे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि ईरान बातचीत करना चाहता है। अभी जो खामनेई का जो बयान आया था हाल फिलहाल में, उन्होंने कहा था कि डेड एंड हो चुका है हमारे रिश्तों का, अमेरिका के साथ जो रिश्ते हैं। तो अब कोई किसी तरह से बिल्कुल नहीं लग रहा कि ईरान अपनी अपना जो ये अधिकार मानता है कि मुझे न्यूक्लियर इनरिचमेंट करना है, उससे पीछे हटेगा। अब सोचने वाली बात ये होगी कि क्या इन प्रतिबंधों के बावजूद भी क्या ईरान कुछ अपनी जनता, इकोनॉमी को भी संभाल पाएगा, प्लस यूरेनियम जो हथियार वो बनाना चाहता कर पाएगा। अब ये मैटर कॉम्प्लेक्स हो चुका है, क्योंकि देखिए ये जो सैंक्शंस लगाए गए हैं ये आखिरी रिजोल्ट माना जाता है कि भाई हमने बस आखिरी दांव है, आखिरी पत्ता है जो फेंका गया है। इन प्रतिबंधों के बाद अब कुछ ऐसी बचता नहीं है कि भाई अब ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन पेज़ेश्कियान साहब कह रहे हैं कि अमेरिका से हम बातचीत करने के लिए राज़ी हैं, थोड़ा सा समय मतलब मियाद हो जाए थोड़ी सी। लेकिन उन्होंने ये बात तो पहले भी कही थी, आप याद करो कि 3-4 महीने पहले जब वो लड़ाई हुई थी उससे पहले, कि पहले सैंक्शंस हटाने पड़ेंगे तब हम बात करेंगे। तो अमेरिका ने ये कहा था कि सैंक्शंस आपके तब हटेंगे पहले आप एग्री होंगे। तो अब भी वो यही कह रहे हैं। तो अभी यही बात है, तो कोई बयान में कोई बदलाव बिल्कुल नहीं है, मतलब कोई ब्रेक थ्रू नहीं है।
एक जो शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ ब्रेक थ्रू, जो लोग कहते भी हैं कि भाई ब्रेक थ्रू है, ब्रेक थ्रू कुछ नहीं है। ईरान की पोजीशन पहले वाली है कि पहले आप अपने सैंक्शंस हटाओ, उसके बाद हम बात करेंगे। अमेरिका की पोजीशन पहले से क्लियर है कि सैंक्शंस अभी रहेंगे जब तक आप किसी भी समझौते पर नहीं पहुंचा जाएगा। ये कुछ समझौता मतलब आप उनको हेल्प करो, उनको आप सबूत दो, हाँ। एनपीटी में आप बने रहेंगे। अब ईरान ये बार बार ये धमकी देता है कि मैं एनपीटी से बाहर हो जाऊंगा। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं आईएए में आप उनको निगरानी की अनुमति देंगे, प्लस आप ये क्या नाम एनरिचमेंट नहीं करेंगे। तो तमाम चीज़ें जो करनी है आप पहले वो कीजिए, उसके बाद ही हम प्रतिबंध हटाएंगे। यूएन में पेज़ेश्कियान साहब भी ये कह रहे हैं और खामनेई साहब दोनों ये कह रहे हैं कि हम हथियार नहीं बनाना चाहते। 70 सांसद जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आप अपनी डॉक्ट्रिन में बदलाव करिए कि आप हथियार बनाइए तो सही, लेकिन हम हमला पहले नहीं करेंगे। ये 70 सांसदों का एक लेटर गया है। अब ये सवाल ये है कि जब ये JCPOA हुआ था उसमें 3 मैं कल जानकारी 3.67% यूरेनियम एनरिचमेंट आप कर सकते हैं, 60% तक ले गए। ज़्यादा है, 60% ज़्यादा है। हाँ। जब इसराइल ईरान का युद्ध हुआ था तो उस समय आया था कि 70% 75% तक है। ये शायद आईएए ने उस समय रिपोर्ट बाद में हालिया रिपोर्ट आई थी, हालिया एक रिपोर्ट आई था कि भाई हमने जब हमला हुआ उसका पहले का और बाद में अगर देखें तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस और कैलकुलेटिव उन्होंने लगाया था कि इससे इतना हो सकता है। हाँ, तो 3.5% तो बिल्कुल कोई भी देश बना सकता है, वो तो एक बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो हमेशा आपने देखा होगा कि हमेशा न्यूक्लियर प्लांट्स को चलाने के लिए होता है जिसमें बिजली बनती है। जब आप 60-70% तक जाते हैं तो आपका इरादा कुछ और है, यानी कि ईरान की डॉक्ट्रिन में कोई बदलाव नहीं आया है। ईरान एटम बम बनाना चाहता है, ये बात सर्वविदित है। उसकी डॉक्ट्रिन में इजराइल और ईरान के बीच में जो जंग हुई थी उसके बाद कोई बदलाव नहीं आया है। यही वजह है कि जो आज सैंक्शंस आप देख रहे हैं वो उसी का नतीजा है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा बदलाव आता रवैये में, कुछ चीज़ें बदलती तो शायद ये सैंक्शंस ना होते। E3 देश जो हैं उन्होंने जो किया, मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूँ कि इस बीच खबर ये आती है कि रशिया के साथ इनकी एक डील हो गई। अब एक तरफ सैंक्शंस, मतलब ये डील पहले हुई, सैंक्शंस बाद में लगे। डील ये हुई कि 8 न्यूक्लियर प्लांट्स रशिया और डेवलप करेगा, जैसे बुशहर में उसने किया है, तो 8 और करेगा। तो ये क्या इस पर काम शुरू हो पाएगा इन सैंक्शंस के बाद? एक और दूसरा आ रहा है, खबर आ रही है कि एक रूस का सैन्य विमान पहुंचा ईरान, उस पर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले इन सैंक्शंस के बीच ये जो न्यूक्लियर प्लांट्स की डील हुई है उसको बताएं। बिल्कुल, आपने जो बात कही कि 8 न्यूक्लियर प्लांट्स की जो बात हुई है, देखिए यूएन का जो चार्टर है उसके हिसाब से जब आप सैंक्शंस लगाते हैं किसी पे तो आप फिर उसके साथ डील नहीं कर सकते। ऑलरेडी रूस युद्ध में है, उस पर ऑलरेडी सैंक्शंस हैं रूस के ऊपर, तो रूस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके यूएन में क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है, उससे उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो 8 न्यूक्लियर 8 नहीं बनाएगा, कम से कम 2 तो बना ही लेगा, क्योंकि 8 एक बड़ा नंबर है। हालांकि वो काफ़ी $बिलियन की डील है जो ईरान के साथ हुई है, तो 8 नहीं बनाएगा तो 2-3 तो कम से कम अगले 2-3 सालों में चालू हो सकते हैं। आपने पुनीत, हम अक्सर वीडियो बहुत सारे बनाते हैं तो उसमें हम डिस्कशन करते हैं कि भाई आगे क्या होगा, कुछ प्रिडिक्शंस भी करते हैं। तो ग्लोबल अड्डा में हमने ये प्रिडिक्शन की थी, आपके भी याद होगा, आपने भी ये सवाल उठाया था कि अब ईरान के पास विकल्प क्या बचते हैं। ईरान के पास ये विकल्प बचते हैं कि या तो रूस उसकी मदद करे पूरी तरीके से कि आप भी न्यूक्लियर हथियार बनाओ। रूस क्यों करेगा? रूस इस बिना पे कर सकता है कि अगर उसको यूरोप में नेटो का बड़ा थ्रेट मिलता है, अगर रूस को लगता है कि अगले 20 सालों में 10-15-20 सालों में यूरोप उसके लिए खतरा हो सकता है उसके एग्जिस्टेंस के लिए, तो रूस फिर काउंटर एक पॉलिसी में बदलाव करते हुए ईरान को मदद कर सकता है। दूसरा पॉइंट है नॉर्थ कोरिया। हमने ग्लोबल अड्डा के पुराने एपिसोड में आपको बात बताई थी कि ईरान ये काम कर सकता है कि अपना एटॉमिक बम नॉर्थ कोरिया में बनाए, वहाँ से पूरा बन के आए, सारी चीज़ें तैयार होके आए और उसका केवल एक टेस्ट जो है ईरान की धरती पे हो।
तो ये हो सकता है, इसकी कोई संभावना से कोई इनकार नहीं हो सकता, क्योंकि फ़िलहाल पूरी दुनिया की नज़रें ईरान पे है, पूरी दुनिया के सैटेलाइट ईरान में हैं, वो ये सब चीज़ें चेक होती है कि कौन कहाँ से आया, कितना माल बाहर से आया, जो आपने रूस के विमान की बात बताई। तो ऐसे में ईरान के पास जो विकल्प बचता है वो रूस, चाइना कुछ हद तक ना भी करे अपनी इकोनॉमिक बाउंडेशंस की वजह से, लेकिन रूस और नॉर्थ कोरिया ईरान की परमाणु बम बनाने में मदद कर सकते हैं। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी बात। अच्छा, ये जो विमान आया है ये आज खबर आई है, इसके बारे में बताएं। देखिए, वो तो पहले भी MiG-29 और सुखोई देता रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम जो हालांकि उतने अच्छे से काम नहीं किया इसराइल वाले युद्ध में, वो रशियन मेड था। तो अब ईरान को भी पता चला है कि विदाउट एयर डिफेंस सिस्टम वो आगे सरवाइव नहीं कर सकता, यानी आगे लड़ाई नहीं लड़ सकता। तो कल अगर 1 साल बाद इजराइल या अमेरिका से जंग होती है तो उसकी तैयारी भी ईरान को अभी से करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या होगा कि एयर डिफेंस खरीदने पड़ेंगे, उसके लिए क्या होगा, Su-30 खरीदना पड़ेगा, उसके लिए क्या हो सकता है कि S-400 खरीद सकता है। उसकी हाँ डील चल रही है ना, बातचीत चल रही, ऑलरेडी चल रही है। तो ये तमाम चीज़ें कर सकता है। तो ये कोई अब इसमें रूस हथियार भेज रहा है ईरान को, मतलब कोई हैरानी वाली बात नहीं है। अब सबको पता है कि सेल्फ डिफेंस के नाम पर ईरान अपने को मजबूत करेगा और इसमें रूस उसकी मदद करेगा। रूस उसकी मदद करेगा। हाँ। तो कुल मिलाकर रूस मदद कर रहा है, और इसी को लेकर आज खबर आई कि रूस का एक विमान, सैन्य विमान जो 50 टन हथियार या 50 टन सामग्री ले जाने में सक्षम है, वो वहाँ पर लैंड किया है। और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी इसमें क्या है ये नहीं है, लेकिन इसके पहले जैसा कि बताया कि MiG-29 या सुखोई 35 जो है उसकी डील या S-400 की डील, तमाम डील्स जो हैं वो चली रही हैं। चाइना की तरफ से भी कुछ मदद मिल पा रही है। एक्चुअल में आपस में ये समझौता कर रहे हैं, चाइना को कुछ ईरान की तरफ से भेजा जा रहा है, ईरान को चाइना कुछ भेज रहा है, मिसाइल का कुछ जो पार्ट्स हैं, जो चीज़ें लगती हैं उसमें, वो चीज़ें भेजी जा रही हैं। तो ये अब अभी तक का, आज तक का अपडेट है, और आगे अपडेट जैसे आएगा तो हम आपको इसके लिए बाखबर ज़रूर करेंगे। फिलहाल ग्लोबल अड्डा में इतना ही, चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत धन्यवाद।